गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार। मैं आपको इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये लेक्चर आखिर किस चीज़ का होने वाला है। तो देखिए, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे मैथमेटिकल फ़िज़िक्स का। क्यों मैथमेटिकल फ़िज़िक्स पढ़ाने की आवश्यकता पड़ी, हमें नीड पड़ी? तो इसका कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमें मैसेज करते थे कि सर, कोई स्टूडेंट कहते थे कि सर वेव ऑप्टिक्स पढ़ा दीजिए, तो कोई स्टूडेंट कहते थे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा दीजिए सर। तो इन सभी चैप्टर को डील्स करने से पहले हमारे पास टूल्स होना चाहिए। इन सभी चैप्टर को हम तो पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है उस मैथमेटिक्स को हमें सबसे पहले जानना होगा। जब हम हायर क्लास में आते हैं तो हम क्या करते, अलग अलग करते, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। मैथमेटिकल जो पार्ट है उस पार्ट को पहले हम क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम फर्दर आगे की चैप्टर में हम इंटर करते हैं। अगर हम मैथमेटिकल पार्ट को नहीं पढ़ेंगे, मैथमेटिकल जो फिज़िक्स है उसको नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा किसी भी चैप्टर में इंटर करना, हम तो इंटर कर जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो चैप्टर हमें समझ से बाहर जाने लगेगा। तो समझ से बाहर ना जाए तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? औजार होना चाहिए भाई। किसी चैप्टर्स का हम ऑपरेशंस करेंगे तो उस ऑपरेशंस के ड्यूरिंग हमारे पास क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, औजार होनी चाहिए। और हमारे पास जब औजार होगा तो हम उस चैप्टर को ईज़िली ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो हायर लेवल में किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे पास सबसे पहला आता है मैथमेटिक्स। तो उस मैथमेटिक्स को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज हम इस सभी जितने भी चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स मान के चलिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, वेव हो गया, ऑसिलेशंस हो गया, और भी काइनेमेटिक्स हो गया, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, इस सभी चैप्टर में हमें मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल फ़िज़िक्स की नीड पड़ती है, बहुत नीड पड़ती है, क्योंकि ये कोर कंसेप्ट है, ये कोर है। मैथमेटिक्स की रीढ़ कहते हैं, ये है। जब हम इसको पढ़ लेंगे तब हम इस सब चैप्टर को समझने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए, आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कि हम मैथमेटिकल फ़िज़िक्स में क्या सब पढ़ने वाले हैं। तो मैथमेटिकल फ़िज़िक्स के जो पाथ होगा हमारा, किस पाथ को हम फॉलो करेंगे, तो पाथ फॉलोड बाय मैथमेटिकल फ़िज़िक्स, यहाँ पर से हम देखते हैं पाथ फॉलोड बाय मैथमेटिकल फ़िज़िक्स देखिए, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ओवरव्यू हम ले रहे हैं, इसमें कौन कौन से विद्यार्थी देख सकते हैं, क्या सब हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल फ़िज़िक्स में, उसका हम ओवरव्यू लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है, हम वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर को जानेंगे क्या होता है। इसी वेक्टर में हम वेक्टर अलजेब्रा को हम कवर करेंगे। जब हम वेक्टर को हम किस तरह से सम करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं वेक्टर में, और उसको जब हम पढ़ लेंगे तो हम आगे नेक्स्ट मूव करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसमें आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट आएगा। सेकेंड आएगा मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। देखिए, ये दोनों जो पार्ट है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ये है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पार्ट।
ये दोनों जब टॉपिक हम पढ़ेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ईजिली हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, या ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। उस जो कहिए वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम यहाँ से वेक्टर का जो वेल डिफाइंड डिफिनेशंस होता है उसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको पढ़ने के बाद तब पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड सेपरेशन वेक्टर। सेपरेशंस ऑफ वेक्टर, सेपरेशन वेक्टर हम लोग इसमें कवर करेंगे। जब यहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जब हम यहाँ तक अपनी नॉलेज को गेन कर लेंगे, तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे, थोड़ा सा और अंदर जाएंगे और डिफरेंशिएशन, वेक्टर का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशंस ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर का क्या पढ़ेंगे भाई? डिफरेंशिएशंस ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा सेकेंड आएगा वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। डिफरेंशिएशंस ऑफ वेक्टर में क्या सब पढ़ेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, वेक्टर का ही डिफरेंशिएशन होगा, उसमें क्या होगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको पढ़ेंगे, साधारण डिफरेंशिएशन। उसके बाद और नेक्स्ट इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग तो ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट हो जाएगा। उसके बाद डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, एंड देन कर्ल पढ़ेंगे, कर्ल, अच्छा से लिख लीजिए, कर्ल पढ़ेंगे। ये सब क्या है भाई? ये सब वेक्टर का डिफरेंशिएशन पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और इन तीनों का हम फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग को भी जानेंगे, फिजिकल मीनिंग्स को भी जानेंगे। ठीक है, अब देखिए इस सब को हम पढ़ने के बाद तब जो हमारा नेक्स्ट होगा इंटीग्रेशन, तब हम कहाँ पर मूव करेंगे? इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इससे पहले आप लोग पढ़ के आए होंगे, 11-12 में पढ़ के आए होंगे लाइन इंटीग्रेशन पढ़ के आएंगे। यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे भाई? सरफेस इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा लाइन इंटीग्रेशन, सेकेंड जब हम पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रेशन, एंड जो थर्ड होगा हमारे पास वो होगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट, ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। और एक चीज़ और इसमें देख लेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का फंडामेंटल थ्योरम्स क्या होता है? ठीक है, एक और है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग इस चैप्टर को यहाँ तक कवर करेंगे। उसके बाद जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तब हमारे सामने आएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है भाई? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें ये इजीली क्या कर सकता है, उससे डील कर सकता है। जब हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम अगर पढ़ लेंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने के बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर में हम इंटर करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट कितना भी डिफ़िकल्ट रहेगा उस डिफ़िकल्ट को ये क्या कर देगा, ईजी कर देगा। इससे पहले क्या था, जब 11-12 में हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया नहीं गया। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सिर्फ जानते थे एक्स वाई जेड, सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम इसको कह देंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पर ही हम पढ़ के आए। तो हमारे सामने जो भी सिचुएशंस आता था वो कॉम्प्लिकेटेड होता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें हमें एरर का चांस क्या हो जाता था, मैक्सिमम हो जाता था। तो उस एरर्स को ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने नया कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या किया, डिस्कवर किया। जो हमारे जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम जब इन्वॉल्व होते हैं तो उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निकलने के लिए ईजीएस्ट वे में कैसे निकले, हमारा एरर कम हो, उसके लिए साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, 4 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। इससे पहले जो आप पढ़ के आए हैं, 1 मिनट, मार्कर तो ख़त्म हो गया भाई। 4th नंबर पॉइंट हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप लोग जो पढ़ के आए होंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग क्या सब पढ़ के आए हैं? हम डील करते हैं तो एक्स वाई और जेड में डील करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में डील करते हैं। ये तो पढ़ेंगे ही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। क्या होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा आर थीटा और फाई। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें कैसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मिलता है। जब हम बात करेंगे अर्थ के, हम इस गोला को, मतलब इस स्फेयर को समझ लीजिए, अर्थ के अंदर में जब हम एंटर करेंगे तो अर्थ के जो इनर सरफेस में जो चार्ज होंगे, मतलब वॉल्यूम में जो चार्ज होंगे, उस चार्ज से डील करने के लिए वॉल्यूम के जो सेंटर है उस सेंटर से लेकर इसके जो सरफेस है, इस सरफेस तक हम इस चार्ज को क्या कर सकते हैं, डील करने के लिए कि कितने टाइप से इस चार्ज का वेरिएशंस हो रहा है। तब हमें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज पड़ेगा। अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर दिया गया तो हम सारा का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट एग्जैक्ट एक ही होगा। लेकिन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से जब हम इसको डील करेंगे ना तो हमारे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या होता है भाई, एस फाई और जेड होता है, एस फाई और जेड होता है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है कि कोई वायर है, वायर को देखें, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएंगे तो वो वायर हमें
एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमें दिखेगा। क्योंकि जब हम बहुत दूर से देखेंगे, इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो ये हमें बहुत छोटा दिखाएगा, लेकिन हम तो दूर से इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमें इसके पास जाना पड़ेगा। और जब हम इसके पास जाएंगे और इस वायर में देखेंगे कि चार्ज की वेरिएशंस कैसी है, तब हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का डील करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक स्फीयर नहीं है, ये गोला नहीं है, ये अर्थ नहीं है, ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप में एक वायर्स की तरह बिहेव करेगा। तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम उस चीज़ों को डील करेंगे। जब हम उसको डील करेंगे तो हमारे लिए सिचुएशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी डील कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। 11-12 में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि एक सिलेंड्रिकल शेप के जो चार्ज होते हैं, उस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उस फील्ड की इंटेंसिटी, उस फील्ड के बारे में हम पूरी तरह से उसकी लोकेशन को पता करें कि उस लोकेशन पर कितनी मैग्नीट्यूड है, कितनी इंटेंसिटी है। तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से डील तो कर ही लेते हैं, करके आए हैं। यहाँ पर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से डील करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है भाई, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्या किससे डील करेंगे भाई, तो इसमें हमारे पास दो ही होगा, आर और ये थीटा, ये 2D है। अगर हम बात करें तो आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ के आए होंगे। कैपेसिटर्स पर जो चार्ज होती है, तो उस चार्ज के कारण उस प्लेट पर जो चार्ज एक्यूमुलेट है, उस एक्यूमुलेट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर चार्ज स्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर चार्ज मूव कर रहा है उस प्लेट पर तो किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इस फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड को जानने के लिए हम क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये जो लेवल है, ये 11-12 के स्टूडेंट भी कुछ चैप्टर हम बता देंगे, आगे फर्दर बताएंगे कहाँ तक देख सकता है। 11-12 के स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, इसको देख सकता है। और अगर वो चाहेगा 11-12 के स्टूडेंट की हमें और डीप नॉलेज हो, तो वो इजीली इसको देख सकता है। वो देखेगा, उसको ये लगेगा कि हम समझ नहीं सकते हैं। तो हम आपको इतना बता दें कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो समझाने की गारंटी मैं लेता हूँ आपको, अगर आप आगे फर्दर नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं। नहीं तो ये किसके लिए बनाया गया है, ये बीएससी के स्टूडेंट यूज कर सकता है। ये कौन यूज कर सकता है, बीएससी के स्टूडेंट, और एमएससी के भी स्टूडेंट इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। आने वाले जो चैप्टर होंगे एमएससी में जो चैप्टर आएंगे और उसमें जो मैथमेटिक्स अगर अदर इन्वॉल्व होगा तो हम इसमें क्या करते जाएंगे, डोपिंग करते जाएंगे। इसी चैप्टर को हम फर्दर इंक्रीज करते जाएंगे और आपको हम बताते जाएंगे। लेकिन यहाँ तक हम क्या करेंगे, एट दैट पॉइंट तक हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ तक एमएससी के स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, बहुत हद तक डील कर सकता है। मैथमेटिकल फिजिक्स के टूल्स के कारण ये एमएससी के स्टूडेंट भी इसको क्या कर सकता है भाई, डील कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम किस बुक को हम रेफरेंस लेंगे। तो हम आपको सबसे बेस्ट बुक अभी तक के लिए जो मैथमेटिकल फिजिक्स का बुक है, वो बुक है H.K. दास, बाई H.K. दास। हम जिस बुक को फॉलो करने वाले हैं वो क्या होगा, H.K. दास बुक की जो रेफरेंस लेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स बाई H.K.
दास। ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच के दास है, ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। इसमें जो मैथमेटिक्स है, लोअर लेवल से लेकर एडवांस जितना आप जा सकते हैं, जितनी आपकी समझ टच कर सकती है, उस पॉइंट तक इसमें है। और बहुत सारे टीचर्स फिर सजेस्ट करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। इसको पढ़ लेने के बाद आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में किसी दूसरे मैथमेटिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किसी दूसरे बुक की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम इस बुक का पूरी तरह से रेफरेंस लेंगे, क्योंकि हमने ये बुक पढ़ा है, तो हम भी आपको एज इट इज उस बुक से हम आपको इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि इसमें और कॉमन क्वेश्चन आता है कि बेनिफिट कौन सा ले सकता है, इसकी बेनिफिट कौन सा उठा सकता है। बेनिफिट तो फर्स्ट जो है स्टूडेंट, बीएससी के स्टूडेंट क्या कर सकता है, इसको बेनिफिट ले सकता है। सेकेंड है एमएससी के लिए मैथमेटिकल जो फिजिक्स है, एमएससी के भी स्टूडेंट क्या कर सकता है, इससे बेनिफिट ले सकता है। जिसकी मैथमेटिकल फिजिक्स छूट गई है वो ले सकता है। थर्ड जो है, अगर आईआईटी जाम में मैथमेटिकल फिजिक्स है तो वो भी अगर तैयारी कर सकते हैं तो वो भी इसको यूज कर सकता है। ठीक है, और फोर्थ में हम इसको थोड़ा सा कहेंगे, ये जो 11th एंड 12, ये जो 11-12 के जो स्टूडेंट हैं वो अगर पढ़ना चाहता है इन जनरल पढ़ना चाहता है तो यहाँ तक वो पढ़ सकता है। फर्स्ट पॉइंट को, 1 नंबर वेक्टर को वो पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, वेक्टर को वो ख़त्म कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, लाइन इंटीग्रेशन तक ये पढ़ सकता है। कहाँ तक पढ़ सकता है, लाइन इंटीग्रेशन तक वो पढ़ सकता है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो एक और क्वेश्चन है कि इसकी ड्यूरेशंस कितनी होगी। तो इसकी जो ड्यूरेशंस होने वाली है 40 to 45 मिनट। लेक्चर की जो ड्यूरेशन होगी वो कितनी होगी भाई, लेक्चर ड्यूरेशन कितनी होगी, 40 से 45 मिनट। इसके अप्रोक्स जा सकता है, मतलब हम 1 आवर से क्या रहेंगे, 1 आवर की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे, 1 आवर तक हम टच कर सकते हैं और मिनिमम रहेगा 40 से 45 मिनट। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हम पढ़ने के बाद क्या किस चीज़ को पढ़ सकते हैं, किस बुक क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स को पढ़ने के बाद आपके पास जितने भी चैप्टर जैसे कि वेव हो गया, ऑसिलेशंस हो गया, और सबसे ज़्यादा तो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है जो हम हर्ट कहते हैं। फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए जो हर्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है ये फिजिक्स की हर्ट होती है, हर्ट आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ना होता तो कुछ भी ना होता। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जो स्टूडेंट होंगे उनको तो ये इतने चैप्टर्स पढ़ना ही पड़ेगा, नेसेसरी ही है, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा चैप्टर को वो अगर चाहेगा कि हम इसको कट करके दूसरा चीज़ पढ़ें तो वो नहीं समझ पाएगा, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, वेव ऑसिलेशंस के जो स्टूडेंट है, जो वेव ऑसिलेशंस की तैयारी करते हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो भी उनके लिए भी वेक्टर क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड जो आ गया भाई, वेव ऑसिलेशंस हो गया। करंट में ये सब चैप्टर नहीं आता है। और बाकी क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए भी ये क्या है, इन्वॉल्व है। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें भी इसका क्या है, इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, वेक्टर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए हम बनाएं। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, हम नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 करके पढ़ते चलेंगे। और हाँ, जो लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं अभी, हम दोनों चीज़ पर काम करेंगे, वर्क करेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स को हम क्या किए हैं,
स्टार्ट किए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स फर्दर आप देखते चलिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं, लगातार वर्क कर रहे हैं, और इस पर भी हम क्या करें, आज से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए इसको नोट कीजिएगा, मैं आपको तुम नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे आगे वेक्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर को पढ़ेंगे। वेक्टर के पढ़ने के बाद वेक्टर में जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा पढ़ने के बाद और बाकी आगे धीरे धीरे करते करते ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। लगभग इसमें हमें कितना टाइम लगेगा भाई, तो 40 से 45 डेज, मतलब 1 मंथ के अप्रॉक्स जा सकते हैं आगे। 1 से 1.5 महीना के हमें इसको पढ़ाने में टाइम जाएगा। तो पैसेंस बना के रखिए, और जो स्टूडेंट 12 का भी है वो भी देख सकते हैं। और ये तो बेसिकली बनाया ही गया है, इस लेक्चर को मॉडिफिकेशन इसी बेस पर किया गया कि ये सिर्फ हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट के लिए ही होगा, ठीक है, तो बीएससी के स्टूडेंट के लिए ही होगा। तो चलिए हम अपने लेक्चर को यहाँ पर क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और लेक्चर अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में नेक्स्ट क्लास से शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। तो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।